हम्म। क्या ये अजीब नहीं लगता कि अगर ब्रह्मांड में पानी का कोई इतना बड़ा टब हो जिसमें शनि ग्रह समा सके, तो वो ग्रह डूबेगा नहीं बल्कि। बल्कि एक रबर डक की तरह पानी पर तैरने लगेगा। बिल्कुल। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो बस सूरज की रोशनी महसूस करते हैं या फिर रात में कुछ टिमटिमाते हुए बिंदु देख लेते हैं। हाँ, हम उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। सही कहा। लेकिन हमारे सिर के ऊपर जो ये अनंत ब्रह्मांड है, उसका भौतिक विज्ञान और उसकी जो पूरी व्यवस्था है, वो इतनी आश्चर्यजनक है कि कभी-कभी तो कल्पना करना ही मुश्किल हो जाता है। वाकई। और आज हम उसी व्यवस्था पर बात करने वाले हैं। हाँ, तो आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हम अपने इसी ब्रह्मांडीय पड़ोस यानी सौरमंडल और उसमें हमारी पृथ्वी के स्थान का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, उसे हमारा मुख्य मिशन यही समझना है कि इस अनंत फैलाव में हम आखिर कहाँ स्थित हैं। और ये पूरी खगोलीय व्यवस्था काम कैसे करती है ना। बिल्कुल। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, इस व्यवस्था को समझने की शुरुआत हमें उन खगोलीय पिंडों से करनी होगी जो आसमान में मौजूद हैं। जब हम आसमान में चमकती हुई चीजों को देखते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्हें खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। अच्छा। लेकिन इनमें एक बहुत ही स्पष्ट और बुनियादी अंतर होता है, और वो है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक एनोलॉजी आ रही है, जैसे कोई थिएटर का स्टेज हो। अरे वाह, बताइए। मतलब स्टेज पर कुछ चीजें खुद स्पॉटलाइट होती हैं जिनके अंदर से सीधे रोशनी निकलती है, और बाकी चीजें सिर्फ वो कलाकार या प्रॉप्स होते हैं जो उस रोशनी को अपने ऊपर लेकर चमकते हैं। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो बस चमकते हुए दिखते हैं। एकदम सही। तो जो स्पॉटलाइट वाले पिंड हैं, वे असल में तारे हैं। हमारा अपना सूर्य भी एक तारा ही है। तो तारे असल में होते क्या है? ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों के बहुत ही गर्म और विशाल गोले होते हैं। इनके केंद्र में यानी इनके कोर में अत्यधिक तापमान और दबाव होता है, और इसी वजह से वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ, हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया में इतनी विशाल मात्रा में ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है कि वे अरबों किलोमीटर दूर से भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। बाप रे। और फिर आते हमारे स्टेज के वो कलाकार जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं है, यानी हमारे ग्रह और उपग्रह। बिल्कुल। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि जब रात में कोई ग्रह चमकता हुआ दिखाई देता है तो वह वास्तव में सूर्य की रोशनी को ही एक दर्पण की तरह परावर्तित कर रहा होता है। यानी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो सिर्फ किसी और की रोशनी में नहाए हुए हैं। हाँ, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। और इस पूरी व्यवस्था का जो केंद्र है वो सूर्य ही है। तो सूर्य ही इस परिवार का मुखिया हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल मुखिया है। और सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक अदृश्य धागे की तरह काम करता है। यही वो बल है जो 8 ग्रहों, उनके उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को एक सुव्यवस्थित कक्षा में बांध कर रखता है। मतलब एक तरह से पूरे सौर परिवार को यही पकड़ कर रखता है। हाँ, जरा सोचिए, अगर ये गुरुत्वाकर्षण अचानक खत्म हो जाए तो ये सभी पिंड एक सीधी रेखा में अनंत अंतरिक्ष में छिटक जाएंगे। ओहो, वो तो बहुत भयानक होगा। वैसे बचपन में हम ग्रहों का क्रम रटते थे ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हाँ, और उसे याद रखने के वो मजेदार तरीके। हाँ, जैसे इंग्लिश में था माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। हाँ, ये तरीका बहुत ही लोकप्रिय है। लेकिन आज जब हम इन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक लाइन या कतार नहीं लगती। अगर हम देखें तो शुरुआत के 4 ग्रहों और बाद के 4 ग्रहों के बीच एक बहुत ही गहरा और बुनियादी अंतर दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्रणाली है। मतलब एक तरफ चट्टानों से बने ठोस ग्रह हैं और दूसरी तरफ गैस के विशालकाय दानव हैं। ऐसा क्यों है कि सूर्य के पास वाले ग्रह एकदम ठोस हैं और जो दूर वाले हैं वो गैस के बने हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे का मुख्य कारण फ्रॉस्ट लाइन या हिम रेखा का सिद्धांत है। मैं बताती हूँ। सौर मंडल के निर्माण के शुरुआती दौर में सूर्य के बहुत करीब तापमान इतना अधिक था कि पानी, मीथेन या अमोनिया जैसी वाष्पशील सामग्री जो आसानी से भाप बन जाती हैं, हाँ, वो सिर्फ गैस के रूप में ही रह सकती थी। वे जम नहीं पाई। इसलिए आंतरिक सौर मंडल में केवल वही भारी तत्व टिक पाए जिनका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक था।
जैसे कि लोहा, निकल और चट्टानें। बिल्कुल। लोहा, निकल और सिलिकेट की चट्टानें, इन्हीं से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का निर्माण हुआ, जिन्हें हम आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं। अच्छा, और जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं तापमान ज़ाहिरा कम होने लगता है। ठीक उसी बिंदु पर, जिसे हम फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच तापमान इतना कम हो गया कि ये गैसें और वाष्पनशील पदार्थ जमकर बर्फ के कणों में बदल गए। ओह, तो वहां वो जमने लगे। हाँ, और इन कणों के आपस में जुड़ने से बाहरी ग्रहों के कोर इतने विशाल हो गए कि उनके अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण ने आसपास मौजूद भारी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस को अपनी ओर खींच लिया। अच्छा, तो इसी वजह से बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आकार में बेहद विशाल हैं। बिल्कुल, और ये मुख्य रूप से गैसों से बने हैं, इसीलिए इन्हें हम गैस दानव या जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन दोनों समूहों के बीच एक और बहुत ही अनोखी प्राकृतिक सीमा है, क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्टेरॉयड बेल्ट। हाँ, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य। यहाँ अनगिनत छोटे बड़े चट्टानी पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है, अगर सौरमंडल के निर्माण के समय धूल और चट्टानों के टकराने से ग्रह बन रहे थे, तो इस पट्टी के पत्थरों ने मिलकर एक और ग्रह क्यों नहीं बना लिया? ये ऐसे बिखरे हुए क्यों रह गए? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण खेलने आता है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण, वो कैसे? देखिए, बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली और विघटनकारी है कि उसने कभी भी इन चट्टानी टुकड़ों को शांति से एक साथ जुड़कर ग्रह बनने ही नहीं दिया। मतलब उसने उन्हें एक होने ही नहीं दिया? हाँ, जब भी ये टुकड़े आपस में जुड़ने की कोशिश करते, बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण उन्हें इतनी तेजी से खींचता कि वे एक दूसरे से जुड़ने के बजाय हिंसक रूप से टकराकर फिर से टूट जाते। बाप रे, ये तो जैसे कोई ब्रह्मांडीय खींचतान चल रही हो। बिल्कुल, इसलिए ये क्षुद्र ग्रह आज भी उसी बिखरी हुई अवस्था में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या बात है। अब अगर हम हर एक ग्रह की अनोखी रूपरेखा पर नजर डालें, तो हमारे स्रोत बताते हैं कि हर ग्रह की अपनी एक चरम विशेषता या एक्सट्रीम स्वभाव है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत खटकती है। कौन सी बात? सामान्य तर्क ये कहता है कि जो चीज आग के सबसे करीब होगी वो सबसे ज्यादा गर्म होगी, है ना? बुध यानी मरकरी सूर्य के सबसे करीब है, वहां दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हाँ, और रात में -180 डिग्री तक गिर भी जाता है। तो फिर सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध क्यों नहीं है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र यानी वीनस कैसे हो सकता है? इसका सीधा संबंध वायुमंडल की संरचना से है। मैं समझाती हूँ। बुध ग्रह के पास सूर्य की भयंकर सौर हवाओं के कारण ऊष्मा को रोक कर रखने के लिए कोई वायुमंडल बचा ही नहीं है। अच्छा, तो वहां कोई ब्लैंकेट नहीं है? एकदम सही। इसलिए वहां जो भी ऊष्मा आती है वो रात के समय वापस अंतरिक्ष में विकिरणित हो जाती है। लेकिन शुक्र के मामले में कहानी अलग है। वहां बहुत ही घना वायुमंडल है जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को फंसाने का काम करती है। बिल्कुल। सूर्य से आने वाली रोशनी शुक्र के वायुमंडल को पार करके सतह तक तो पहुंच जाती है और उसे गर्म कर देती है। लेकिन जब सतह उस गर्मी को इंफ्रारेड विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष में छोड़ना चाहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वो घना कंबल उसे बाहर नहीं निकलने देता। तो ये एक तरह का रनअवे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। हाँ, ऊष्मा अंदर ही कैद होती जाती है, जिससे शुक्र का औसत तापमान 470 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। 470 डिग्री, ये तो किसी भयंकर प्रेशर कुकर की तरह हो गया। बिल्कुल, और इसीलिए ये सबसे गर्म है। इसे अक्सर भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये आसमान में बहुत चमकीला दिखाई देता है और आकार में ये लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। तो इसका मतलब है कि दूरी से ज्यादा मायने ये रखता है कि ग्रह बना किस चीज से है और उसका वायुमंडल कैसा है। 100%। अच्छा, अब मंगल की बात करें तो उसे हमेशा लाल ग्रह कहा जाता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका कारण वहां की मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड है। मतलब आम भाषा में कहें तो पूरे ग्रह पर जंग लगा हुआ है। हाँ, ये बहुत ही अजीब लगता है सुनने में। मंगल की सतह पर इस जंग लगे धूल के तूफान चलते रहते हैं।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मंगल पर पृथ्वी की तरह ध्रुवीय बर्फ की टोपियां भी मौजूद हैं, यानी आइस कैप्स। और इसके 2 उपग्रह भी हैं, है ना? हाँ, 2 छोटे अनियमित आकार के चंद्रमा हैं, फोबोस और डेमोस, जो संभवतः एस्टेरॉयड बेल्ट से भटक कर आए क्षुद्र ग्रह हैं जिन्हें मंगल के गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ लिया। वाह! अब अगर बाहरी ग्रहों की तरफ बढ़ें तो बृहस्पति की विशालता सच में चकित कर देने वाली है। इसके अंदर हमारी 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। सोचिए जरा। और इसके वायुमंडल में एक ग्रेट रेड स्पॉट है। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक भयंकर तूफान है। हाँ, एक ऐसा तूफान जो कम से कम पिछले 300 सालों से लगातार चल रहा है। 300 साल! और इसके चंद्रमाओं की संख्या भी तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो अब 92 के पार पहुंच चुकी है। और इसके बाद शनि आता है, जिसकी शुरुआत में हमने बात की थी। हाँ, वो पानी पर तैरने वाली बात। बिल्कुल। शनि अपने स्पष्ट और खूबसूरत छल्लों के लिए मशहूर है, जो मुख्य रूप से बर्फ के कणों और चट्टानों से बने हैं। लेकिन जो तथ्य इसके घनत्व के बारे में है, वो इसके गैसीय स्वरूप को दर्शाता है। मतलब ये बहुत ही हल्का है। हाँ, शनि इतना कम घना है कि अगर भौतिकी के नियमों को किसी काल्पनिक विशाल जल निकाय पर लागू किया जाए तो ये पानी पर तैरने लगेगा। इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। और इसके बाद आते हैं यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस के बारे में एक बहुत ही अजीब तथ्य मिला था मुझे। वो इसके घूमने के तरीके के बारे में। हाँ, बाकी सभी ग्रह लट्टू की तरह सीधी या थोड़ी झुकी हुई धुरी पर घूमते हैं, लेकिन यूरेनस अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वो लेटा हुआ परिक्रमा कर रहा है। ऐसा क्यों है? खगोलविदों का मानना है कि सौरमंडल के शुरुआती दिनों में पृथ्वी के आकार का कोई विशाल पिंड यूरेनस से बहुत ही जोरदार तरीके से टकराया होगा। एक तरह का कॉस्मिक एक्सीडेंट। हाँ, और उस भयंकर टक्कर ने इस ग्रह को पूरी तरह से इसकी एक तरफ झुका दिया। एक और बात, क्या आपने कभी सोचा है कि यूरेनस हरा नीला क्यों दिखता है? शायद किसी गैस की वजह से। सही पहचाना। इसका कारण इसके ऊपरी वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस है। मीथेन सूर्य के प्रकाश में से लाल रंग की रोशनी को सोख लेती है और केवल नीले हरे रंग को परावर्तित करती है। अच्छा, और नेपच्यून, वो तो सूर्य से सबसे दूर है। हाँ, इसीलिए ये बेहद ठंडा है और इसे नीला दानव भी कहते हैं। वहां सौरमंडल की सबसे तेज तूफानी हवाएं चलती हैं, जो ध्वनि की गति से भी तेज होती हैं। बाप रे, सुपरसोनिक हवाएं! तो आखिर इस सबका मतलब क्या है? इतने सारे चरम और शत्रुतापूर्ण ग्रहों को देखने के बाद जब हम अपनी पृथ्वी का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये रहने योग्य क्यों है। बिल्कुल, हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में एक बहुत ही दुर्लभ स्थान पर है। इसे खगोल विज्ञान में गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब सूर्य से वो सटीक दूरी जहां तापमान एकदम परफेक्ट हो, न तो शुक्र की तरह पानी को उबाल दे और न ही मंगल की तरह उसे जमा दे। एकदम सही। पृथ्वी इस जोन के एकदम बीचों बीच है, जहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है। और यही पानी है जो इसे अंतरिक्ष से देखने पर एक नीला ग्रह बनाता है, क्योंकि सतह का 71% हिस्सा महासागरों से ढका है। हाँ, तरल पानी के साथ साथ इसका वायुमंडल भी एक ढाल का काम करता है। इसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन का एक आदर्श मिश्रण है, जो हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है समताप मंडल में मौजूद ओजोन की परत। ये परत सूर्य से आने वाली जानलेवा पराबैंगनी यानी यूवी किरणों को सोख लेती है। इसके बिना तो पृथ्वी पर जीवन पनप ही नहीं सकता था। यह जीवन का एकमात्र ज्ञात घर है। पृथ्वी के आकार को लेकर भी हमारे नोट्स एक दिलचस्प भौतिक तथ्य सामने रखते हैं। हम आमतौर पे इसे एक परफेक्ट गोल गेंद मान लेते हैं, जो कि ये नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा के पास थोड़ी उभरी हुई है। इस विशिष्ट आकार को जियोइड कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर तेजी से घूमना है। जब कोई भी वस्तु अपनी धुरी पर घूमती है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल काम करता है। अच्छा, जो चीजों को बाहर की तरफ धकेलता है। बिल्कुल।
और भूमध्य रेखा पर ये बल सबसे अधिक होता है, जिसके कारण पृथ्वी बीच में से थोड़ी बाहर की ओर खिंच जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आटे की कोई गोल लुई बनाकर उसे बीच में से घुमाया जाए तो वो किनारों से फैलने लगेगी। हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण है। और जब घूमने की बात आती है तो पृथ्वी की ये गतियां घूर्णन यानी रोटेशन और परिक्रमा यानी रेवोल्यूशन हमारे जीवन के समय और मौसम को पूरी तरह से नियंत्रित करती हैं। घूर्णन तो अपनी ही जगह पर लट्टू की तरह घूमना है, जिसका सीधा परिणाम हम सब रोज देखते हैं। हाँ, दिन और रात का होना। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। और दूसरी गति है परिक्रमा, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित अंडाकार कक्षा में दौड़ लगाते हुए करती है, जिसे पूरा करने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं, है ना? हाँ, जिसे एक सौर वर्ष कहा जाता है। लेकिन हमारे कैलेंडर में तो सिर्फ 365 दिन होते हैं। वो मानव द्वारा बनाए गए कैलेंडर में हम अपनी सुविधा के लिए 365 दिन गिनते हैं, लेकिन वे जो 6 घंटे बच जाते हैं वे 4 साल में जुड़कर 24 घंटे यानी एक पूरा दिन बन जाते हैं। ओह, तो इस गणित को संतुलित करने के लिए ही हर चौथे साल में फरवरी के महीने में एक दिन जोड़ दिया जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। एकदम सही। अब इसमें एक आम गलतफहमी ये है कि मौसम में बदलाव इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी कभी सूर्य के पास आ जाती है और कभी दूर चली जाती है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि मौसम के बदलने का असली कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव है। ये एकदम सटीक बात है। देखिए, इस झुकाव के कारण परिक्रमा के दौरान पृथ्वी का जो गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सीधी किरणें ज्यादा ऊष्मा देती हैं, इसलिए वहां गर्मी का मौसम होता है। अच्छा। और उसी समय जो गोलार्ध सूर्य से दूर झुका होता है, वहां किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे वहां सर्दी का मौसम होता है। इसके अलावा यही झुकाव स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स और समर और विंटर सॉल्स्टिस का कारण भी बनता है। क्या बात है। अब हमारी पृथ्वी इस पूरी व्यवस्था में अकेली नहीं है। चंद्रमा भी इस ब्रह्मांडीय नृत्य का एक बहुत अहम हिस्सा है। चंद्रमा हमसे करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। लेकिन चंद्रमा के बारे में एक चीज जो हमेशा से रहस्यमयी लगती थी, हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा क्यों दिखाई देता है? हाँ, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। उसका दूसरा पहलू या डार्क साइड हमेशा छिपा क्यों रहता है? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि खगोलीय भौतिकी की एक बहुत ही आकर्षक प्रक्रिया है, जिसे टाइडल लॉकिंग या ज्वारीय लॉकिंग कहा जाता है। टाइडल लॉकिंग। इसे समझने के लिए गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को देखना होगा। अरबों सालों से पृथ्वी के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने चंद्रमा को अपनी ओर खींचा है, जिससे चंद्रमा पर घर्षण पैदा हुआ और उसकी अपनी धुरी पर घूमने की गति धीमी होती गई। ये कुछ ऐसा है जैसे दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत तेजी से गोल गोल घूम रहे हों। वे हमेशा एक दूसरे का चेहरा ही देखेंगे, पीठ नहीं। बिल्कुल। आज स्थिति ये है कि चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लगता है, जो कि लगभग 27 दिन है, ठीक उतना ही समय उसे अपनी ही धुरी पर एक बार घूमने में लगता है। दोनों गतियों का समय पूरी तरह से सिंक हो चुका है, इसीलिए हम हमेशा एक ही सतह देखते हैं। वाह। और सूर्य के प्रकाश के कोण बदलने से ही हमें चंद्रकलाएं दिखती हैं, ना? अमावस्या से पूर्णिमा तक। जी हाँ, वो प्रकाश का ही खेल है। और अंतरिक्ष में सिर्फ ग्रह और चंद्रमा ही यात्रा नहीं कर रहे हैं। क्षुद्र ग्रहों की तो हमने बात की, जो मंगल और बृहस्पति के बीच फंसे। लेकिन हमारे नोट्स एक और बहुत ही आम घटना का वैज्ञानिक सच बताते हैं, उल्कापिंड या मीटियोरॉइड्स। हाँ, जिसे लोग अक्सर टूटता तारा समझ लेते हैं। बिल्कुल, लोग आसमान में टूटते तारे को देखकर मन्नतें मांगते हैं, लेकिन स्रोत से जो रहस्य उद्घाटन हुआ है वो ये है कि ये तारे तो बिल्कुल नहीं है। तो असल में ये चमकने वाली चीजें क्या हैं जो अचानक आसमान में एक लकीर खींच देती हैं? असल में ये अंतरिक्ष में तैरते हुए छोटे चट्टानी या धातु के टुकड़े होते हैं। जब ये टुकड़े यात्रा करते हुए पृथ्वी के बहुत करीब आ जाते हैं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इन्हें अपनी ओर खींच लेता है और फिर ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। हाँ, जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल, विशेष रूप से मेसोस्फीयर में अत्यधिक गति से प्रवेश करते हैं, तो वहां मौजूद गैसों के साथ इनका भयंकर घर्षण होता है। इस फ्रिक्शन के कारण इतनी अधिक ऊष्मा पैदा होती है कि ये टुकड़े जलने लगते हैं और एक चमकदार रोशनी पैदा करते हैं। यही वो रोशनी है जिसे टूटता तारा समझ लिया जाता है। और अगर ये टुकड़ा पूरी तरह न जले और पृथ्वी के सतह पर आ गिरे
तो उसे उल्का या मीटियोराइट कहा जाता है। इसी तरह अंतरिक्ष के एक और बहुत ही दिलचस्प यात्री धूमकेतु या कॉमेट्स होते हैं। इन्हें अक्सर गंदी बर्फ की गोले कहा जाता है। बिल्कुल। धूमकेतु मुख्य रूप से जमे हुए पानी, अमोनिया, मीथेन, धूल और चट्टानों के मिश्रण से बने होते हैं। ये सौर मंडल के सबसे बाहरी और ठंडे हिस्सों से आते हैं। जैसे वो हेली धूमकेतु जो हर 76 साल में दिखता है। हाँ, जब इनकी लंबी अंडाकार कक्षा इन्हें सूर्य के करीब लाती है तो सौर विकिरण के कारण इनकी बर्फ सीधे गैस में बदलने लगती है, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसी गैस और धूल के पीछे छूटने से इनकी वो मशहूर और चमकीली पूंछ बनती है जो हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। ये सब इतना व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी प्राचीन काल में लोग बिना किसी कंपास या जीपीएस के रात के अंधेरे में महासागरों को कैसे पार कर लेते थे? वे दिशा कैसे तय करते थे? वहां तारों के ज्ञान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आसमान में तारों के कुछ विशेष समूह होते हैं जो एक निश्चित पैटर्न बनाते हैं, जिन्हें नक्षत्र या कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। जैसे सप्तर्षि। हाँ, जो 7 तारों का एक समूह है और एक बड़ी करछुल जैसा दिखता है। और इन्हीं नक्षत्रों की मदद से ध्रुव तारे या पोल स्टार को खोजा जाता था। जी, ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होता है, इसलिए ये रात भर आसमान में अपनी जगह नहीं बदलता। अगर कोई व्यक्ति सप्तर्षि के आगे के 2 संकेतक तारों को एक सीधी रेखा में मिलाते हुए आगे देखें तो वो रेखा सीधे ध्रुव तारे से जाकर मिलती है, जिससे हमेशा उत्तर दिशा का सटीक ज्ञान हो जाता था। बिल्कुल। तो आज के इस पूरे डेटा और विज्ञान को अगर एक साथ रखा जाए तो हमारा अपना ब्रह्मांडीय पता या कॉस्मिक एड्रेस क्या बनता है? हम पृथ्वी नामक एक जियोइड पर हैं। हमारी पृथ्वी इस सौर मंडल का हिस्सा है और हमारा सौर मंडल आकाशगंगा या मिल्की वे गैलेक्सी के बाहरी हिस्से में मौजूद है, जिसमें तारों, गैसों और धूल का एक विशाल समूह है। और मिल्की वे भी उन अरबों आकाशगंगाओं में से सिर्फ एक है जो मिलकर इस अनंत ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। है कि ब्रह्मांड कोई अव्यवस्थित जगह नहीं है। यहाँ एक छोटी सी चट्टान से लेकर पूरी आकाशगंगा तक सब कुछ भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण के एक बेहद नाजुक संतुलन में बंधा हुआ है। हाँ, एक अदृश्य नियम से संचालित हो रहा है सब कुछ। हम भले ही रोजमर्रा के काम करते हुए यह महसूस ना करें, लेकिन वास्तविकता में हम इस विशाल अंतरिक्ष में एक जॉइड आकार के नीले ग्रह पर बैठकर अविश्वसनीय गति से यात्रा कर रहे हैं। ये एक ऐसी नाव है जो कभी नहीं रुकती। आज हमने समझा कि क्यों शुक्र उबल रहा है, क्यों शनि इतना हल्का है और कैसे गुरुत्वाकर्षण ने क्षुद्र ग्रहों को ग्रह नहीं बनने दिया। लेकिन इस विस्तृत विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही उत्तेजक विचार पर गौर करना चाहिए। वो क्या? जब हम ब्रह्मांड की इस असीम अनंतता को देखते हैं और ये जानते हैं कि इसमें खरबों तारे और अनगिनत ग्रह हैं, तो क्या यह संभव नहीं है कि इस अनंत फैलाव की किसी दूसरे कोने में किसी और तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में बैठकर कोई और जीव भी अपने स्वयं के ब्रह्मांडीय पते को समझने की कोशिश कर रहा हो? भौतिकी के नियमों की सार्वभौमिकता और ब्रह्मांड के आकार को देखते हुए यह संभावना न केवल तार्किक है बल्कि अत्यंत रोमांचक भी है। बिल्कुल। और इसी ब्रह्मांडीय रहस्य के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले विषय में हम अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आएंगे और अपनी इस जियोइड पृथ्वी पर खुद की सटीक लोकेशन तय करने का विज्ञान समझेंगे। यानी ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहें। बिल्कुल। अगली बार जब रात में आसमान की ओर देखा जाए तो ये याद रखना जरूरी है कि इंसान सिर्फ कुछ टिमटिमाते बिंदुओं को नहीं देख रहा है, वो एक ऐसे विशाल और सुव्यवस्थित